अस्सलामुअलैकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हों या फिर खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ एक हदीस मुबारक शाये की जाती है ताकि आवाम की रहनुमाई हो सके। तो बहरहाल नाज़रीन, आज की जो हदीस मुबारक शाये हुई है वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और वो हदीस मुबारक कुछ इस तरह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सा अमल अफजल है? फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। पूछा गया, फिर कौन सा अमल अफजल है? इरशाद हुआ, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। पूछा गया, फिर कौन सा अमल अफजल है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज मबरूर। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको हमने हदीस शरीफ सुनाई है और हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम में तक़वा परहेज़गारी का जज्बा पैदा करे, हम सब में। तो बहरहाल नाज़रीन, ख़बरों की जानिब चलते हैं और ख़बरों के बारे में आपको बताते हैं। जो पहली ख़बर है वो ये है कि आज सारी रियासत तेलंगाना में ज़बरदस्त तक़ारीब का एहतमाम किया गया। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि यूम तासीस तेलंगाना यानी तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया जा रहा है सारे तेलंगाना में पूरे जोश व खरोश के साथ। और आपको बता दूं कि सबसे बड़ी जो तकरीब मुनक़िद हुई वो परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में मुनक़िद हुई। और इस मौके पर आपको बताना ज़रूरी है कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर रेवंत रेड्डी ने अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के लिए में जो किरदार सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अदा किया उसकी ज़बरदस्त सताइश की और दोनों को याद किया, दोनों से ज़ाहिर तशक्कुर भी किया। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि सोनिया गांधी को हर कोई अलहदा रियासत तेलंगाना का ज़िम्मेदार करार देता है, क्योंकि बहुत मुश्किल था। और उसके बाद आपने देखा कि KCR ने जो भूख हड़ताल की थी, उसके बाद मरकज़ी हुकूमत ने यानी यूपी हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया कि हम अलहदा रियासत तेलंगाना तश्कील देंगे। तो बहरहाल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पुरज़ोर अंदाज में सोनिया गांधी की सताइश की, साथ ही आनजहानी डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए उनके भी किरदार को सराहा और कहा कि इन दोनों शख्सियतों की वजह से अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील को यकीनी बनाया गया है। तो बहरहाल चीफ मिनिस्टर ने शोधा तेलंगाना को भी खराज अक़ीदत पेश किया और कौमी परचम भी उन्होंने लहराया। और आपको ये बता दूं कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि गुज़िश्ता 30 माह से उनकी हुकूमत आवाम और रियासत की तरक्की के लिए काम कर रही है, आवाम की बहबूद के लिए काम कर रही है और समाज के हर तबके को साथ लेकर चल रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी हुकूमत ने तकरीबन 67,000 यानी 67,000 सरकारी मुलाजिमतों पर भर्तियाँ की हैं। एजुकेशन एंड वेलफेयर जो है वो स्कीमात पर गैर मामूली तौर पर अमलावरी की है। उनका ये भी कहना था कि 1362 यानी 1362 स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू की गई हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि 13 माह के दौरान 1.25 लाख यानी 1.25 लाख इंदरमा मकानात तामीर किए गए, जबकि मौजूदा माली साल मज़ीद 3.5 लाख मकानात की तामीर को मंजूरी दी गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी यूम तासीस तेलंगाना पर तेलंगाना की हुकूमत को और तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद दी है। नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का सवाल है, रेवंत रेड्डी ने पुरज़ोर अंदाज में कहा कि 22,000 करोड़ रुपये जो हैं वो हुकूमत ने गरीबों के इम्कान यानी मकानात या हाउसिंग के लिए मंजूर किए हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि राशन कार्ड अहल ख़ानदानों को हुकूमत दे रही है। ये थे हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि KTR ने भी यानी तेलंगाना भवन में ज़बरदस्त पैमाने पर यूम तासीस तेलंगाना मनाया गया। इस मौके पर जो BRS के कारगुजार सदर है, वर्किंग प्रेसिडेंट है मिस्टर KTR ने भी खिताब किया, वहाँ पर कौमी परचम लहराया। उसके बाद उन्होंने तकरीर की और कहा कि दिसंबर 2028 में एक बार फिर KCR बहैसियत चीफ मिनिस्टर हलफ लेंगे, इस तरह की बात की और कहा कि BRS हुकूमत तश्कील पाएगी। उन्होंने ये बात कही है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक तेलंगाना का सवाल है, तेलंगाना के बारे में आपने देखा कि KCR के बारे में ख़ास तौर पर KTR कहते हैं कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील का सहरा किसी और के सर नहीं बल्कि KCR के सर जाता है, जिन्होंने एक इनकलाब बर्पा कर दिया था और बरसों से जो तेलंगाना के अवाम का ख्वाब था उसे
पूरा करने में KCR ने अहम किरदार अदा किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहरहाल आपने को हमने बताया कि किस तरह चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने राहुल जी ने सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सताइश की। फिर KTR आगे आते हैं और कहते हैं कि 28 दिसंबर 2028 में KCR दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे, अपने ओहदे का हलफ लेंगे, इस तरह की बात उन्होंने की है। लेकिन सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। आज हम बात कर रहे हैं, कल क्या होगा, कल कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये बहुत अहम चीज़ें हैं। वैसे भी हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं, इवन योगी भी अब बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। और ऐसा लगता है कि इन लोगों को मौत का डर ही नहीं है, इनको मौत का खौफ ही नहीं है। हद तो ये है कि इनके खिलाफ़ अगर हकीकत बयानी भी की जाती है तो ये नाराज़ हो जाते हैं, और नाराज़ कायदीन को, नाराज़ अनासिर को, नाराज़ जो आवाम है उनका गुस्सा वो बरहमी दूर करने के बजाय उन्हें जेलों में ठोंस देते हैं। और आपको बता दूं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में एक ज़ईफ़ उल उमर शख्स ने, एक बूढ़े मुस्लिम शख्स ने मोदी और योगी को गुंडा कहा, और दोनों को गुंडा कहने पर आप देखेंगे कि पुलिस हरकत में आती है, उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसकी बुरी हालत कर देती है। बात तो ये है कि उस बूढ़े को चलना नहीं आता और वो बूढ़ा माफ़ी मांगने लगता है, उसको कान पकड़ाए जाते हैं, यानी उठबैठ करवाई जाती है। तो ये आप अंदाज़ा कीजिए हिंदुस्तान में हालात हैं। तो इस तरह की जो हरकतें हैं ये बहुत गलत बात है। अगर ये जमहूरियत है, जमहूरियत में आप डिक्टेटर कहते हैं, डिक्टेटर तो मैं समझता हूँ कि एक गाली है। मोदी को बार बार राहुल गांधी डिक्टेटर कहते हैं, तो फिर क्या राहुल गांधी को ये गिरफ्तार करेंगे, राहुल गांधी को उठबैठ करवाएंगे, राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे? ये एक जमहूरियत है। जमहूरियत में हर कोई भी यानी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना सकता है। अगर कोई हकीकत बयानी से काम ले रहा है तो आपको डरने की बात क्या है? अगर आप गुंडे नहीं हैं तो आप खामोश रहिए। आप हरकतें ऐसे क्यों करते हैं? क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? एक ज़ईफ़ शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसे हिरासत व परेशान करना, उसे माफ़ी मांगने पर मजबूर करना, यह क्या गुंडागर्दी नहीं है? क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? ये सवाल देना चाहिए हुकूमत उत्तर प्रदेश को, और हुकूमत उत्तर प्रदेश को इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि ये गुंडागर्दी है और किसके हुकूमत में गुंडागर्दी हो रही है। अगर किसी की हुकूमत में ये गुंडागर्दी हो रही है तो उसके लिए ज़िम्मेदार कौन होता है? हुकूमत होती है, चीफ मिनिस्टर होता है, वज़ीर आज़म होता है। तो फिर अगर कोई बूढ़ा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को गुंडा कह दे या फिर योगी को गुंडा कह दे तो फिर उसके साथ इस तरह का सलूक क्यों रवा रखा जाता है? मजहब की बुनियाद पर रखा जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि आप महंगाई बढ़ाते जाएंगे और आपको कोई तनकीद नहीं करेगा आप पे तो आप खामोश रहेंगे। अगर तनकीद करता है तो फिर उसे अंदर कर देंगे। क्या ये इंसानियत है? क्या ये जमहूरियत है? क्या ये सेकुलरिज्म है? क्या ये हिंदुस्तान की रिवायात है? ये देखने वाली बात है। ऐसा लगता है कि अदालतें सो रही है, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट का अब रूल जो है, किरदार है, वो मशकूक होता जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप देखेंगे अपोजिशन कायदीन कह रहे हैं, मुमताज़ माहिरीन कानून कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर उंगलियां उठाई जा रही है, अदालतों के फैसलों पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। अदालतों को सोच लेना चाहिए। आज हिंदुस्तान का अगर कोई बचा सकते हैं तो अदालतें बचा सकती हैं। SIR के मसले पर जो अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उस पर तो प्रशांत भूषण जो हमारे मुल्क के यानी सीनियर एजुकेट्समैन का शुमार होता है, उन्होंने कहा है कि ये हिंदुस्तान का तारीख का सबसे तारीख दिन है। तो बहरहाल नाज़रीन, अदालतों को अपना मुहासिबा करना चाहिए। अदालतों को ये सोचना चाहिए कि वो क्या कर रही हैं। क्या वो जमहूरियत की खिदमत कर रही है, क्या वो मुल्क की खिदमत कर रही हैं या बदखिदमती कर रही हैं? ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको ये बताना ज़रूरी है। लेकिन एक खबर की तरफ हम आपके लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ इंटरनेशनल लेवल से है, और इंटरनेशनल लेवल से इसलिए भी है कि आपको बता दूँगे ट्रंप कब क्या कह दें, किसको क्या कह दें। दो दुश्मन उनकी नज़र में अजीब व गरीब हरकतें वो करते रहते हैं। लेकिन इस मरतबा उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि उन्होंने नेतन्याहू जो गज़ा का ख़साई है, यानी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हम बात कर रहे हैं, उसको लताड़ दिया है और उससे कहा कि तुम पागल हो, तुम जुनूनी हो, और तुम्हें मैंने बचाया है, अगर वरना तुम करप्शन के केस में जेल में चले गए होते। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह का एहसान जता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और आपको ये बता दें कि लेबनान पर हमलों के बायस ईरान ने कहा है कि आप जब तक इसराइल लेबनान पर और इस गज़ा पर हमले बंद नहीं करेगा, हम बातचीत भी बंद कर देंगे। हमें बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह बातचीत चल रही थी कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने लेबनान पर हमले शुरू कर दिए। एक हिजबुल्लाह के कमांडर को शहीद करने के लिए उसने कई आम लोगों का कत्ल कर दिया, जिसके बाद ट्रंप बरहम हो गए और कहा कि तू पागल है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ट्रंप ने भी तस्लीम कर लिया है कि नेतन्याहू कातिल है, नेतन्याहू करप्टेड है, नेतन्याहू खसाई है।
है और नेतन्याहू बेकसूर लोगों का कातिल है। अब ट्रंप ने भी तस्लीम कर लिया है। ट्रंप ने यही पर ये इक्तफा नहीं किया, बल्कि ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया है कि तुम पागल हो, तुम जुनूनी हो, तुम इंसानियत के दुश्मन हो, तुम अगर करप्टेड हो तुम, और तुम्हारे करप्शन केसेस में मैंने तुम्हें बचाया, वरना तुम जेल में आज चले गए होते। और जिस तरह मैंने तुम्हारी जेल से बाहर रखने में मदद की है, लेकिन तुमने अमन को नुकसान पहुंचाया है। आज सारी दुनिया तुमसे नफरत कर रही है, इसराइल से नफरत कर रही है। तुम और इसराइल सारी दुनिया में एक का वो तनहा हो गए हो। ये ट्रंप ने तस्लीम कर लिया है। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि कातिल जो होता है, कसाई जो होता है, जालिम जो होता है, जो बेकसूर लोगों का कत्लेआम करता है, वो एक ना एक दिन जलील ख़ार होता है। कुदरत ने नेतन्याहू को जलील ख़ार करके रख दिया है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि किस तरह 7 अक्टूबर 2023 में इसराइल गज़ा पर हमलावर होता है और गज़ा को कब्रिस्तान में तब्दील कर देता है। यूनिवर्सिटीज़ हो, कॉलेजेस हो, या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हो, या अस्पताल हो, यहाँ तक कि गिरजाघरों को, मसाजिद को भी शहीद कर देता है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि 88,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया जाता है, और ये कत्लेआम अमेरिका की मदद से किया जाता है, अमेरिका और इसराइल के हलीफों की मदद से किया जाता है। और आप देखेंगे कि उसके बाद दुनिया उठ खड़ी होती है इसराइल के खिलाफ। हद तो ये हो गया है कि इटाली जैसा मुल्क भी अब इसराइल के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है, स्पेन उठ खड़ा हुआ है, फ्रांस उठ खड़ा हुआ है। और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि फ्रांस में हथियारों की नुमाइश है या डिफेंस एग्जीबिशन है, जिसमें इसराइल को अपना पवेलियन कायम करने की इजाज़त नहीं दी गई, हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। आज इसराइल यानी अछूत होकर रह गया है, और आप देखेंगे कि अलग थलग होकर रह गया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को मान लिया है, और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि तुम पागल हो। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह की यानी अब इज्जत रह गई है नेतन्याहू की। अब देखना है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा बेबी करते रहते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए, बहुत ख़ास दोस्त समझते हैं इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को। नेतन्याहू हो या इसराइल का कोई भी वज़ीर-ए-आज़म हो, कभी अमन का साथ नहीं दे सकता। ये झूठे होते हैं, और आप ये गारंटी से कहता हूँ, ये आपको और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इसराइली झूठे होते हैं, क्योंकि 88,000 लोग फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जबकि इसराइल कहते हैं कि नहीं, बहुत कम लोग शहीद हुए हैं, यानी कम लोग अपनी ज़िंदगी से महरूम हुए हैं। ये कातिल है, इंसानियत के कातिल है। और ख़ुद आपको बता दूँ कि नेतन्याहू का एक वक्त ऐसा आएगा कि उसे अमेरिका जाने पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ट्रंप की वजह से ये बचा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि यानी जोहरान ममदानी जैसे लोग आते हैं, तो फिर ट्रंप यानी नेतन्याहू बच नहीं पाएगा। वैसे भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस ने इसे यानी जंगी मुजरिम करार दिया है, और ये कहीं पर भी जाता है तो उसे गिरफ्तार के लिए कर लिया जाएगा। ये इंसाफ का तकाजा है, उसे गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए। तो बहरहाल आपको बता दूं कि अब अमेरिकी सदर के जो बयानात आ रहे हैं, उसके बाद ये कहा गया कि ईरान को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप बातचीत बंद ना करें, बातचीत का सिलसिला जारी रखें, क्योंकि ईरान और अमेरिका कहा जाता है कि माहिदे के करीब हो गए थे, लेकिन इसराइल ने इसे सबोताज करने की कोशिश की है। और अमेरिका को यह हकीकत समझ लेनी चाहिए कि आज ईरान के खिलाफ अगर किसी ने जंग मुसल्लत की तो वो इसराइल है, और इसराइल यही चाहता है कि अमेरिका को भी तबाह कर दे, ईरान को भी तबाह कर दे। आज वैसे भी आप अंदाज़ा दीजिए कि अमेरिकी मईशत पर किस कदर बुरा असर पड़ा है। हद तो यह है कि अमेरिका में पानी की यानी कई पानी की किल्लत और पेट्रोल की किल्लत, डीजल की किल्लत, ये यानी तमाम यानी किल्लत तो नहीं है बल्कि लेकिन इजाफा हो रहा कीमतों में बहुत ज़्यादा। और लेकिन बरतानिया में आप देखिए, बरतानिया अमेरिका का हलीफ है, वहाँ तो पानी की किल्लत पाई जाती है। लोग जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें यानी ज़्यादा दे रहे हैं, देने पर मजबूर हैं। और याद रखिए कि यूक्रेन जंग ने और ईरान जंग ने मगरिब की हालत भी ख़राब कर दी है, मईशत को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। आलमी सतह पर भी बहुत हालात ख़राब है। ख़ुद हमारे मुल्क में देखिए कि 11 दिन में 4 मरतबा हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करने पर मजबूर हो गए हैं। हद तो ये है कि ये साल 7 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कमर्शियल और जो डोमेस्टिक घरेलू जो पकवान गैस है उसकी कीमतों में 7 मरतबा इजाफा किया है। ये है हमारे वज़ीर-ए-आज़म, और कहते हैं कि मैं आवाम की बहबूद के लिए काम कर रहा हूँ, भाइयों बहनों की बात करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की तरक्की का अमल रुक गया है। आलमी सतह पर भी हमारी छवि मुतासिर हुई है। राहुल गांधी ने यहाँ तक कह दिया है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को, ये नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि सरेंडर मोदी है, और इसने अपने आप को अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया है। हद तो यह है कि अमेरिका से जो खबर आ रही है, कम अज़ कम
30 کمرشل ڈرائیور جو ہیں ٹریکٹر کے، انہیں ہندوستانی ڈرائیور ہیں، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں ڈیپورٹ کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہے۔ اب لیکن وزیر اعظم نریندر مودی جو اپنے آپ کو یعنی آپ دیکھیں گے کہ ٹرمپ کا بہت اچھا دوست قرار دیتے ہیں، لیکن ٹرمپ قرار نہیں دیتے، جبکہ ٹرمپ کا جھکا ہوا عاصم منیر اور شہباز شریف کی طرف زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ لیکن وزیر اعظم ہے کہ ہمیشہ مائی فرینڈ مائی فرینڈ مائی فرینڈ کہتے ہیں، انہیں ذرا ہنس کے بات کر لیا کوئی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، اس سے بغل گیر ہو جاتے ہیں، اس کے لپک کر چپک جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک وزیر اعظم کو زیبا نہیں دیتا۔ تو بہرحال ناظرین، وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی اپنا نہیں تو کم از کم ہندوستان کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک وزیر اعظم نریندر مودی کا سوال ہے، کوئی بھی وزیر اعظم ہو اسے اپنا نہیں بلکہ اپنے مفادات کا نہیں بلکہ اپنے ملک کے مفادات کا خیال رکھنا چاہیے، اور ملک کا سیلف ریسپیکٹ جو ہوتا ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ورنہ کتے بلی جانور بھی جی لیتے ہیں، لیکن انسان جو ہوتا ہے وہ سیلف ریسپیکٹ اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ امریکہ کہتا ہے کہ آپ ایران سے تیل خریدو تو آپ ایران سے تیل خریدتے ہیں، آپ روس سے تیل خریدو وہ امریکہ کہتا ہے تو آپ روس سے تیل خریدتے ہیں۔ کون ہے بھائی امریکہ؟ امریکہ ہے کون؟ ہندوستان کے سامنے امریکہ کیا ہے؟ ہندوستان کوئی معمولی ملک نہیں ہے۔ امریکہ 250 سالہ قدیم ملک ہے، جبکہ ہندوستان ہزاروں سالہ قدیم تاریخ رکھتی ہے، اور وہ بھی ایسی تاریخ یعنی علم و ہنر جو دنیا کو دیا ہے وہ ہندوستان نے دیا ہے۔ یہ سوچنا چاہیے ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کو، لیکن نہ وزیر اعظم نریندر مودی اور نہ ہی بی جے پی نہ RSS کسی کو ہندوستان ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ سے واقفیت بھی نہیں ہے، نہ یہ ہندوستان کی تاریخ سے واقف ہے۔ اگر یہ واقف ہوتے تو انہیں پتہ چلتا کہ آج ہندوستان جو یعنی اس سرزمین کرۂ پر موجود ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر گنگا جمنی تہذیب ہے، یہاں پر محبت ہے، یہاں پر نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن فرقہ پرست درندے اور جو کمیونل ڈاگس ہے وہ نفرت کے بازار پھیلاتے جا رہے ہیں، نفرت کا تعفن جو ہے وہ پھیلاتے جا رہے ہیں، اور نفرت کی وبا ہندوستان کے اپنے لپیٹ میں لیتی جا رہی ہے۔ ایسے میں وزیر اعظم نریندر مودی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہندوستان کوئی معمولی ملک نہیں ہے، ہم کسی کے اور کسی کے تابع نہیں ہے، کسی کے غلام نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ بھائی روس سے تیل خریدو تو روس سے تیل خریدیں گے۔ اگر وزیر اعظم نریندر مودی کو سیلف ریسپیکٹ کا اگر سبق سیکھنا ہے تو اندرا گاندھی سے سیکھنا چاہیے، راہل گاندھی کے والد راجیو گاندھی سے سیکھنا چاہیے، ڈاکٹر منموہن سنگھ سے سیکھنا چاہیے۔ ویسے میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک 30 کم از کم 30 کمرشل ٹرک ڈرائیور ہیں ہندوستانی جنہیں امریکہ سے ڈیپورٹ کیا جانے والا ہے، کیا وزیر اعظم نریندر مودی میں اس بات کی ہمت ہے کہ وہ امریکی حکومت سے نمائندگی کریں؟ کیونکہ ٹرمپ تو ان کے دوست ہیں، مائی فرینڈ کہتے ہیں، تو کیا وہ اپنے فرینڈ پر دباؤ ڈال کر ہندوستانیوں کو جو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے انہیں روک سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں روک سکتے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب ٹرمپ اقتدار میں آئے اس کے بعد تو حال یہ ہو گیا تھا کہ ہندوستانیوں کو غیر قانونی تارکین وطن جو ہندوستانی وہاں پر تھے انہیں ہاتھوں میں ہتکڑیاں پیروں میں بیڑیاں ڈال کر اور وہ بھی فوجی ہیلی کاپٹر میں ہندوستان پہنچایا گیا، جبکہ کولمبیا جیسے چھوٹے ملک نے امریکہ کو خبردار کیا کہ آپ ہمارے ملک کے شہریوں کے عزت نفس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کا خیال رکھو، اور ہمارے جو شہری ہیں ہم اپنے طیاروں میں انہیں واپس لائیں گے، آپ کے فوجی طیارے میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہندوستانیوں کو جس انداز میں لایا گیا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پیروں میں بیڑیاں، اور ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی خاموش رہے، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے منہ پر ایک بہت بڑا تالا لگا ہوا ہے۔ خاموشی اختیار کے ہوئے تھے۔ ارے میرے بھائی، خاموشی اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کم سے کم اپنے راجیو گاندھی کا مثال تو لے سکتے تھے کہ کیونکہ ٹریڈ فیئر اتھارٹی آف انڈیا کے جو صدر تھے محمد یونس، ان کے بیٹے جب امریکہ میں گرفتار کیے گئے تھے، راجیو گاندھی کے بچپن کے دوست تھے، اور انہوں نے ان کو وہاں سے چھڑا کر لایا اور یہ بتا دیا کہ دوستی کیا ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو اندازہ کیجئے کہ کوئی سودے بازی انہوں نے نہیں کی، جس طرح کہ اب کہا جا رہا ہے کہ اڈانی کو چھڑانے کے لیے، اڈانی کو مقدمات سے بچانے کے لیے مودی حکومت کر رہی ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ہم جو بھی کہتے ہیں اپنے طرف سے نہیں کہتے، بلکہ اپوزیشن قائدین جو کہتے ہیں اس کو دہراتے ہیں آپ کے سامنے اور بتاتے ہیں کہ کس طرح مودی حکومت بڑے بڑے دعوے کرتی ہے، لیکن ان دعووں میں، ان وعدوں میں وہ پوری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ مودی حکومت کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ اس کے اقتدار میں آنے کے بعد فرقہ پرستی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، تعصب و جانبداری میں اضافہ ہوا ہے، امتیازی سلوک میں اضافہ ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ببانگ دہل یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ اس معاملے میں بی جے پی زیر اقتدار ریاستوں میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے ساتھ جس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں امتیازی سلوک کے، وہ اس کا ثبوت ہے۔
उत्तर प्रदेश जाइए, आज मुसलमानों की हालत क्या कर दी गई है। मुसलमानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऐसा लगता है कि एक मखसूस तबके के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, जबकि वो मुसलमानों को डराते हैं और मुसलमानों के साथ इंतहाई मोतसिबाना सलूक किया जा रहा है, गैर जानिबदाराना सलूक किया जा रहा है, मोतसिबाना सलूक किया जा रहा है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बताना ज़रूरी है कि किस तरह के हालात मोदी हुकूमत ने यहाँ पैदा कर दिए हैं। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि पकवान गैस की कीमतों में ना सिर्फ इजाफा हो रहा है, बल्कि खुर्दुनी तेल जो खानों में इस्तेमाल होता है, पकवान में इस्तेमाल होता है, उसकी कीमतें भी आसमान को छू रही है। अब लोग बहुत परेशान हैं इस महंगाई को लेकर। और हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं कि भाइयों बहनों, 1 साल तक सोना मत खरीदो। और आपको बता दूं कि सोना मत खरीदो तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, हिंदुस्तान में कम अज़ कम 30 से लेकर 32,000 टन सोने के ज़खायर मौजूद हैं, और वो भी घरों में, मंदिरों में और जो मजहबी मुकामात है वहाँ पर ये सोना सड़ रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि उसके बावजूद भी हुकूमत कोई ऐसे इक़दाम नहीं कर रही है जिससे इस सोने को बाहर लाया जा सके। दूसरे ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तान में मंदिरों में या फिर घरों में और दूसरे मुकामात पर जो सोना रखा गया है वो 35,000 टन है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इंटरनेशनल मार्केट में कम से कम 4 खरब डॉलर से ज़ायद उसकी, यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि कीमत है। तो ये चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल है और ये बहुत बड़ी बात है। यानी आपको बता दूं कि ये कहा जा रहा है कि जिस अंदाज में सोने की कीमत हिंदुस्तान में जो सोना है, जो ज़खायर की बात कर रहा था कि 32,000 से 30,000 से लेकर 32,000, फिर एक ज़राए ने कहा कि 35,000 टन है, और इसकी कीमत जो है इंटरनेशनल मार्केट में 3.81 खरब डॉलर्स है, यानी 3 खरब 81 अरब जो है वो आपको बता रहे हैं कि इसकी कीमत बताई जाती है। अब ये लाकरों में बंद है, मंदिरों में बंद है, और इस तरह के आपको ये भी बता सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना ये कहा जाता है कि चीन में इस्तेमाल किया जाता है। चीन में सनती तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि आवामी सतह पर अगर सोना सबसे ज़्यादा कहीं इस्तेमाल किया जाता है तो वो हिंदुस्तान है। और वैसे भी हम अपने प्रोग्राम में आपको नई नई मालूमात पे यानी फ़राहम करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हिंदुस्तान में जो सोने के ज़खायर है, ख़ास तौर पर लाकरों में, मंदिरों में, घरों में, उनका वज़न बताया जाता है कि 32,000 से लेकर 35,000 टन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसकी कीमत जो है इंटरनेशनल मार्केट में तकरीबन 3.81 खरब डॉलर है। कोई मामूली बात नहीं है। तो इसका मतलब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ये सोच लेना चाहिए, गुलामाना ज़हनियत जो है वो तर्क करनी चाहिए कि हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं हैं। अमेरिका अगर डिक्टेट करता है तो उसका डिक्टेशन कबूल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपनी मर्ज़ी से मुताबिक काम करना चाहिए। हम कोई मामूली मुल्क नहीं है, एक अजीम मुल्क और एक अजीम विरासत हम रखते हैं, अजीम तारीख़ हमारी है, हमने दुनिया को इल्म हुनर से नवाजा है। ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मालूम होना चाहिए। हिंदुस्तान कोई मामूली मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को और उनके भक्तों को जान लेना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तमाम कुदरती वसाइल रखने के बावजूद भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत रुपये पर यानी गिरते रुपए पर कंट्रोल पाने में भी नाकाम हो गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सर पर तो ताज रखना चाहिए कि उनके दौरे हुकूमत में डॉलर के मुकाबले में रुपया अपनी कदर सबसे ज़्यादा खो चुका है। और एक दौर ऐसा भी था कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर गुजरात के ओहदे पर फायज थे, वज़ीर आज़म उस वक्त के डॉक्टर मनमोहन सिंह को तनकीद का निशाना बनाया करते थे, उनकी खामोशी को। हालांकि उन्हें क्या पता कि जो दानिश्वर होता है वो खामोश होता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक सहाफ़ी होता है उसे बोलना बहुत ज़रूरी होता है। और वो इस तरह के जो फ़िरक़ा परस्त दरिंदे होते हैं, कम्युनल डॉग्स होते हैं, या फ़िरक़ा परस्त ताकतें होते हैं, या मुल्क के दुश्मन होते हैं, और जो ऐसी हुकूमतें जो मुल्क को नुकसान की तरफ ले जाती हैं और महंगाई की तरफ ले जाती है, बेरोज़गारी की तरफ ले जाती है, उनके ऊपर तनकीद करना एक दयानतदार सहाफ़ी का फ़र्ज़ होता है। बबांगे दहल बात करना एक दयानतदार सहाफ़ी की अलामत होता है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम बात कर रहे थे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया करते थे कि रुपये की कदर डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में गिरती
گرتی جا رہی ہے، ایسا مقابلہ ہو رہا ہے، گرنے کے معاملے میں حکومت اور روپے کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ تو اب کیا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے؟ نریندر مودی حکومت اور ہندوستانی روپے کے گرتے روپے کے درمیان مقابلہ نہیں ہو رہا ہے؟ کون زیادہ گر رہا ہے یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے آپ کو؟ عالمی سطح پر تو ہماری امیج تباہ و برباد کر کے رکھ دی گئی ہے، اور ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی اس امیج کو بہتر بنانے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اگر کچھ ہوتا ہے تو بس متحدہ عرب امارات بھاگتے ہیں، 2-4 ممالک کا دورہ کرتے ہیں اور وہاں سے ایوارڈز لے کر آتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی نہ اپنا منہ کھولتے ہیں نہ کچھ بولتے ہیں۔ کم از کم وزیر اعظم نریندر مودی کو متحدہ عرب امارات سے سبق سیکھنا چاہیے، جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بے شمار مذاہب کے، بے شمار ممالک کے لوگ رہتے ہیں، وہاں جو کرائم ریٹ ہے وہ 0 ہے۔ کوئی کسی کے مذہب کو گالی نہیں دیتا، کوئی مذہبی بنیاد پر امتیاز نہیں برتا جاتا، وہاں پر جانبداری نہیں برتی جاتی، وہاں پر تعصب نہیں برتا جاتا۔ اور یہاں مسلمانوں کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ مساجد کو منادر قرار دیا جا رہا ہے، درگاہوں کو منادر قرار دیا جا رہا ہے، تو یہ اس سے بڑھ کے اور شرم کی بات کیا ہوگی؟ اگر وزیر اعظم متحدہ عرب امارات کا دورہ کرتے ہیں تو میں تو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ کچھ کام کریں۔ بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اس خبر کا تعلق آپ کو بتاتا ہوں کہ کرناٹک ہائی کورٹ نے کرناٹک کی ایک عدالت نے کرناٹک ہائی کورٹ نے واضح طور پر اسلامی سزاؤں کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ ہاتھ پیر کاٹ دیں گے تبھی شاید لوگوں کو سمجھ آئے گا۔ یہ کرناٹک ہائی کورٹ کے ایک جج کا ریمارک ہے۔ بار اینڈ بینچ کی رپورٹ کے مطابق عدالت نے کہا کہ قانون نے اپنی طاقت گنوا دی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، ریپ کا اگر کیس ہوتا ہے، ملزم آتا ہے، اسے پھر بری ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر مرکزی مملکتی وزیر داخلہ آپ دیکھیں گے کہ بنڈی سنجے، ان کا بیٹا پاکسکو کیس میں پھنس جاتا ہے، یعنی پاکسکو کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن کیا اسے کمشنر پولیس حیدرآباد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے یا پریس کے سامنے پیش کیا ہے؟ ایک سوال ہے، اگر پیش نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ ہندوستان ہے؟ یہ کوئی افریقی ملک یوگانڈا وغیرہ نہیں ہے جہاں پر قانون کی دھجیاں اڑائی جائے؟ تو پھر کمشنر پولیس نے بنڈی سنجے کے بیٹے کو مشترکہ پریس کانفرنس میں کیوں پیش نہیں کیا لوگوں کے سامنے، پریس کے سامنے، کہ اس ملزم کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے؟ کیوں پیش نہیں کیا؟ جبکہ وہ فرار تھا، اس کے بعد آپ گرفتار کرتے ہیں، جبکہ اس کا باپ کہتا ہے، یعنی بنڈی سنجے کہتے ہیں کہ ہم نے اسے سرنڈر کروایا ہے۔ اگر چیف منسٹر کہتے ہیں کہ سرنڈر نہیں کروایا ہے، اسے ہم نے گرفتار کیا ہے، اسے 14 دن کی پولیس تحویل میں دیا گیا، عدالتی تحویل میں دیا گیا، پھر 2 دن کی پولیس تحویل میں دیا گیا۔ اب کمشنر کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ پریس کانفرنس میں اسے پیش کرتے؟ تو بہرحال ناظرین، اب کرناٹک ہائی کورٹ نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اسلامی جو سزائیں ہیں اس سے کسی میں ہمت نہیں ہوتی دوبارہ جرم کرنے کی۔ بہرحال اس سلسلے میں ہم آپ کو خبر و خیال میں پوری طرح واقف کروائیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔